परेटो कोर्सेज फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। ये चैनल अधिकतम दक्षता और न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत पर काम करता है। हम डोमेन विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाते हैं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक इतने बड़े और मुश्किल बैंकिंग एग्जाम में कोई कैंडिडेट एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए तब भी उसका ओरल सर्टिफिकेशन क्लियर हो सकता है? अरे वाह! सुनने में तो ये कोई टेक्निकल ग्लिच लगता है, पर असल में ये एक प्रॉपर सच्ची स्ट्रैटेजी है। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही एनर्जेटिक और जोश भरी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और सुनने वालों को एक क्लियर मैसेज देना जरूरी है। हाँ, तो परेटो कोर्सेज की तरफ से इस विश्लेषण में हम JIIB एग्जाम का पूरा सिलेबस 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कवर करने वाले हैं। अब किसी को भी ना वो 1000 पेजेस की मोटी बुक्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राइट, वो टाइम अब गया। सिर्फ हम पर भरोसा रखें। हम प्रॉमिस करते हैं कि इस वंडरफुल प्रिंसिपल के जरिए जो क्रूशल 20% सिलेबस पर फोकस करता है और 80% मार्क्स फेच करवाता है, हर कैंडिडेट इस एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है और 100% गारंटी के साथ। एग्जैक्टली। एग्जाम क्लियर करने की 100% गारंटी है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोर्स की मजीद डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट जरूर चेक करें। तो चलिए मैं अब मुद्दे पर आते हैं, है ना? हाँ, तो आज का हमारा मकसद है JAIB 2024 ब्लूप्रिंट और उसके सोर्सेस का एक इन डेप्थ और थॉरोली डिटेल्ड विश्लेषण करना। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इतने बड़े सिलेबस को समझना बिना डरे एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कितना जरूरी है? बिल्कुल सही कहा। और आज हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि इस नए ब्लूप्रिंट में क्या है, यानी सिर्फ व्हाट पर नहीं, बल्कि हम इसके व्हाई पर जाएंगे कि क्यों ये नया सिलेबस एक गेम चेंजर है। सही बात है। किसी भी मैराथन में दौड़ने से पहले ट्रैक और रूल्स पता होने चाहिए ना। तो इस फाउंडेशन की बात करें, इस एग्जाम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव बहुत सीधा है। बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, रिटेल और टेक्नोलॉजी की एक सॉलिड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना। अच्छा, और एलिजिबिलिटी का क्या सीन है? कौन दे सकता है ये एग्जाम? एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये एग्जाम ऑर्डिनरी IIBF मेंबर्स के लिए है जो बैंकिंग या फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और कैंडिडेट का 12th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। वेट, मतलब सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए भी कोई ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ, एक बहुत ही इनकरेजिंग पॉइंट ये है कि सबऑर्डिनेट स्टाफ भी अगर 12th पास है तो वो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ओह वाओ, ये तो काफी अच्छी बात है। और इसका एग्जाम पैटर्न और रूल्स कैसे डिजाइन किए गए हैं? तो एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। हर पेपर की ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है और पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs पर आधारित होता है। और नेगेटिव मार्किंग का क्या चक्कर है? सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग का रूल है। और मीडियम की बात करें तो कैंडिडेट इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हैं। राइट, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो शायद पासिंग क्राइटेरिया है ना, वो 50 मार्क्स वाला स्टैंडर्ड रूल। हाँ, स्टैंडर्ड पासिंग क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एग्रीगेट रूल अप्लाई होता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि आप फेल होकर भी पास हो सकते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? देखिए, अगर कोई कैंडिडेट सभी सब्जेक्ट्स एक सिंगल अटेम्प्ट में देता है तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 मार्क्स आने पर भी अगर उसके टोटल मार्क्स 50% एग्रीगेट बन जाते हैं तो उसे पास माना जाएगा। ये तो एक मैराथन की तरह है जिसमें रूल्स सेट हैं, और वो 45 मार्क्स वाला एग्रीगेट रूल एक लाइफलाइन जैसा लगता है। इस रूल से स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ता है? ये सीधा 80-20 प्रिंसिपल से कनेक्ट होता है। कैंडिडेट्स को हर सब्जेक्ट का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, वो अपने कोर स्ट्रेंथ्स पर फोकस करके एग्रीगेट पुल कर सकते हैं। स्मार्ट। पर इसमें कोई अटेम्प्ट लिमिट भी तो होगी ना? बिल्कुल, टाइम लिमिट एंड अटेम्प्ट्स का कंस्ट्रेंट है। कैंडिडेट्स को सिर्फ 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे या मैक्सिमम 3 इयर्स, दोनों में से जो भी पहले खत्म हो। और ये टाइमर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की डेट से स्टार्ट होता है। ये टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग पुराने सिलेबस से स्विच कर रहे हैं उनके क्रेडिट्स का क्या होगा? जिन लोगों ने पुराना सिलेबस क्लियर किया था उन्हें प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यानी PPB और अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स यानी AFM के क्रेडिट्स मिलेंगे। अच्छा, और बाकी सब्जेक्ट्स का? नए सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिल्कुल नए हैं, तो इनके कोई क्रेडिट्स नहीं हैं। राइट। और एग्जाम फीस कितनी लगती है इसकी? फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस 4000 रुपीज है और
सेकेंड से फिफ्थ अटेम्प्ट तक हर ट्राई के लिए 1300 रुपीस लगती है। इसमें टैक्सेस और पेनल्टीज अलग से हैं। चलिए, रूल्स ऑफ फाउंडेशन तो बहुत क्लियर हो गए। अब सीधा मास्टर सिलेबस आर्किटेक्चर पर आते हैं, जो कि स्लाइड 2 में है। हाँ, यहाँ हमारे पास 4 पिलर्स हैं। पेपर 1 है EIE एंड IFS, पेपर 2 है PPB, पेपर 3 है AFM और पेपर 4 है RBWM। टोटल 16 मॉड्यूल्स हैं इसमें। बाप रे। चलिए पेपर 1 से शुरुआत करते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो मॉड्यूल ए इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं। इसमें यूनिट 1 है एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी और यूनिट 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। राइट, मतलब पहले पूरा इकोनॉमी का बेस सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर आता है यूनिट 3 इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग और यूनिट 4 रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSME इन द इंडियन इकोनॉमी। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी इसी का हिस्सा है क्या? हाँ, यूनिट 5 है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ग्लोबल लेवल पर यूनिट 6 ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया और यूनिट 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओह वाओ, काफी डिटेल्ड है। और फॉरेन ट्रेड का एंगल? अच्छा, यूनिट 8 है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद यूनिट 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह। अच्छा, और आजकल जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है वो भी ऐड किया है क्या? सही पकड़ा। यूनिट 10 है क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और आखिर में यूनिट 11 इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। Here's where it gets really interesting, क्योंकि मॉड्यूल ए में हमने देश का नक्शा देखा और अब मॉड्यूल बी यानी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग में कोर इकोनॉमिक्स आएगी, है ना? हाँ, मॉड्यूल बी में यूनिट 12 है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फिर यूनिट 13 सप्लाई एंड डिमांड और यूनिट 14 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक रेगुलर ब्रांच बैंकर को इन मैक्रो कॉन्सेप्ट्स की क्या जरूरत है? देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो RBI रेट्स क्यों चेंज करता है ये समझना जरूरी है। इसीलिए यूनिट 15 थियरीज ऑफ इंटरेस्ट और यूनिट 16 बिजनेस साइकिल्स इसमें डाले गए हैं। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए फिर पॉलिसी वगैरह भी होगा? बिल्कुल। यूनिट 17 है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी और देश का हिसाब किताब समझने के लिए यूनिट 18 सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड GDP कॉन्सेप्ट्स और यूनिट 19 यूनियन बजट। सो मैक्रो इकोनॉमी एक तरह से मौसम है और बैंकिंग उस मौसम में चलने वाला जहाज। अब मॉड्यूल सी पर चलते हैं, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो ये कंट्रोल रूम है। इसमें यूनिट 20 है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू और यूनिट 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। और लॉज वगैरह कहाँ आते हैं? वो यूनिट 22 में है बैंकिंग लॉज, RBI एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे यूनिट 23 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और यूनिट 24 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। NBFCs और इंश्योरेंस भी इसी में होंगे फिर तो? हाँ, यूनिट 25 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs और यूनिट 26 इंश्योरेंस कंपनीज। साथ ही यूनिट 27 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल्स। राइट, और इस मॉड्यूल का आखिरी यूनिट क्या है? यूनिट 28 है रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर। ये सब कैंडिडेट को पूरे इकोसिस्टम से वाकिफ करवाता है। और इस इकोसिस्टम में बेचने के लिए जो सामान है वो मॉड्यूल डी लगता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पर लिस्ट बहुत लंबी है ना? हाँ, ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है। शुरुआत होती है मार्केट से, यूनिट 29 फाइनेंशियल मार्केट्स, यूनिट 30 मनी मार्केट्स और यूनिट 31 कैपिटल मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। डेट और बॉन्ड मार्केट्स का क्या सीन है? वो भी है यूनिट 32 फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेट एंड बॉन्ड मार्केट्स और यूनिट 33 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। फिर इन सब का लिंक समझाने के लिए यूनिट 34 इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट्स एंड मार्केट डायनामिक्स। अच्छा, और स्पेसिफिक सर्विसेज जैसे मर्चेंट बैंकिंग? यूनिट 35 है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज और यूनिट 36 डेरिवेटिव्स मार्केट। फिर आते हैं प्लेटफॉर्म्स जैसे यूनिट 37 फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग एंड TRS। वेट, TRS वगैरह MSME के लिए होते हैं ना? ये ब्रांच बैंकर्स के लिए जरूरी हैं? बिल्कुल जरूरी है आजकल। उसके बाद यूनिट 38 वेंचर कैपिटल, यूनिट 39 लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज और यूनिट 40 क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग है। और बचे हुए रिटेल प्रोडक्ट्स
जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह? वो एंड में आते हैं। यूनिट 41 म्यूचुअल फंड्स, यूनिट 42 इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और यूनिट 43 पेंशन प्रोडक्ट्स। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। आखिरी 2 यूनिट्स कौन से हैं? यूनिट 44 पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स और आखिर में यूनिट 45 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स इन इन्वेट्स। बाप रे, पेपर 1 तो सच में किसी इकोनॉमी डिग्री जैसा है। अब सीधा बैंक की ब्रांचेस की दुनिया में चलते हैं। पेपर 2 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यानी पीपीबी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अ डे टू डे बैंकर? ये पेपर सबसे प्रैक्टिकल है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये बैंकिंग की रूह है। मॉड्यूल ए जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से शुरू होता है। यूनिट 1 बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, यूनिट 2 AML KYC गाइडलाइंस और यूनिट 3 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ KYC। मतलब कस्टमर ऑनबोर्डिंग का पूरा प्रोसेस, राइट? एग्जैक्टली। फिर यूनिट 4 ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स, यूनिट 5 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स और यूनिट 6 क्लियरिंग, कलेक्शन, कैश हैंडलिंग। साथ ही यूनिट 7 बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप। और जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस आते हैं उनका क्या? वो यूनिट 8 FX रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स में है। फिर NRIs के लिए यूनिट 9 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ NRI बिजनेस और यूनिट 10 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेजिडेंट्स। ओके, और कैश मैनेजमेंट और चेक्स वगैरह? यूनिट 11 कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और यूनिट 12 पेमेंट कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड NIs। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए यूनिट 13 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक और यूनिट 14 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक। इसमें कस्टमर से जुड़ी और क्या चीजें हैं? यूनिट 15 एंसिलरी सर्विसेज, यूनिट 16 फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी और यूनिट 17 कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस। फिर राइट्स की बात आती है। यूनिट 18 ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बैंकर कस्टमर। और ग्रीवेंसेस के लिए ऑम्बड्समैन भी इसी में कवर होता है क्या? हाँ, यूनिट 19 ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड ऑम्बड्समैन 2021, यूनिट 20 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और आखिर में यूनिट 21 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। वाह, मॉड्यूल ए तो सच में डेली ब्रांच का काम है। और फंक्शंस ऑफ बैंक जैसे लेंडिंग वगैरह कहाँ आते हैं? वो मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक्स में है। यूनिट 22 प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोवर्स, यूनिट 23 अप्रेजल असेसमेंट ऑफ क्रेडिट और यूनिट 24 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन्स। सिक्योरिटीज और कोलैटरल का पार्ट भी इसी में होगा ना? बिल्कुल। यूनिट 25 टाइप्स ऑफ कोलैटरल्स, यूनिट 26 मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज और यूनिट 27 डॉक्यूमेंटेशन। और जब लोन खराब हो जाता है यानी NPAs? वो बहुत क्रूशियल है। यूनिट 28 नॉन परफॉर्मिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स और यूनिट 29 लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज। उसके बाद गारंटीज की बात है। यूनिट 30 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी और यूनिट 31 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। ट्रेड फाइनेंस जैसे LCs वगैरह भी ब्रांच में होते हैं, उसके लिए क्या है? यूनिट 32 लेटर्स ऑफ क्रेडिट, यूनिट 33 डिफर्ड पेमेंट गारंटी और यूनिट 34 लॉज रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस। और प्रायोरिटी सेक्टर और MSMEs का क्या रोल है इस मॉड्यूल में? वो पर्सनल और प्रायोरिटी फाइनेंस में आता है। यूनिट 35 पर्सनल फाइनेंस, यूनिट 36 प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, यूनिट 37 एग्रीकल्चरल फाइनेंस और यूनिट 38 फाइनेंस टू MFIs, को-लेंडिंग, NBFCs। अच्छा, और बाकी बचे हुए गवर्नमेंट स्कीम्स? हाँ, यूनिट 39 MSMEs इन इंडिया, यूनिट 40 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और यूनिट 41 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ मॉड्यूल बी खत्म होता है। अब टेक का जिक्र आएगा, है ना? मॉड्यूल सी बैंकिंग टेक्नोलॉजी, यह सुनकर थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ, यूनिट 42 एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन और यूनिट 43 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ CBS एनवायरनमेंट से बेस बनता है। फिर यूनिट 44 ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, डिजिटल बैंकिंग और यूनिट 45 डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड EFT सिस्टम्स। MPCI वगैरह भी यहीं कवर होते हैं। बिल्कुल। यूनिट 46 डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स NPCI और यूनिट 47 इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड ट्रेंड्स। पर जहां टेक वहां रिस्क भी, इसलिए यूनिट 48 सिक्योरिटी कंसिडरेशंस एंड मिटिगेशन मेजर्स। राइट, साइबर फ्रॉड्स तो बढ़ ही रहे हैं। इसी वजह से यूनिट 49 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम्स, फ्रॉड रिस्क है और लास्ट में सबसे एडवांस यूनिट 50 टेक ट्रेंड्स,
ई-रूपी, फिनटेक, रेगटेक, सूपटेक, #बैंकिंग। एक मिनट, फिनटेक तो ठीक है, पर ये रेगटेक और सूपटेक क्या है? एक एवरेज बैंकर इनका क्या करेगा? देखिए, रेगटेक यानी रेगुलेटरी टेक बैंक्स एआई से कंप्लायंस करते हैं और सूपटेक रेगुलेटर्स यूज करते हैं। बैंक अब मैनुअल नहीं रहे ना। बड़ी सही बात है। और इसी के साथ आता है मॉड्यूल डी, एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, यूनिट 51 एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव से शुरू होता है। फिर यूनिट 52 एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल। मतलब सिर्फ सिस्टम नहीं, इंसान की एथिक्स भी जरूरी है ना? एग्जैक्टली। यूनिट 53 एथिकल डायमेंशंस एम्प्लॉइज, यूनिट 54 वर्क एथिक्स एंड द वर्कप्लेस और आखिर में यूनिट 55 बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनामिक्स। तो प्रैक्टिसेस और एथिक्स के बाद अब सीधा नंबर गेम पर आते हैं। पेपर 3, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, यानी AFM। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबको डर लगता है, पर डरना नहीं है। मॉड्यूल ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से शुरुआत होती है। इसमें बेसिक अकाउंटेंसी होगी, राइट? हाँ, यूनिट 1 डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंड AS। फिर यूनिट 2 बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स और यूनिट 3 मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर। और BRS वगैरह? मुझे लगता है कई लोग इसमें अटक जाते हैं। यूनिट 4 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। फिर यूनिट 5 ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज और यूनिट 6 डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। मतलब एरर्स पकड़ने आने चाहिए, चाहे कंप्यूटर ही एंट्रीज क्यों ना करें। बिल्कुल सही। फिर यूनिट 7 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यूनिट 8 बिल्स ऑफ एक्सचेंज और यूनिट 9 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। अच्छा, बैक ऑफिस फंक्शंस भी कवर होते हैं क्या इसमें? हाँ, यूनिट 10 बैक ऑफिस फंक्शंस, अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज और यूनिट 11 बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन इस मॉड्यूल को रैप अप करते हैं। फिर लगता है कस्टमर की हेल्थ चेक आती है। मॉड्यूल बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम्स। इसका क्या फंडा? इसमें यूनिट 12 बैलेंस शीट इक्वेशन और यूनिट 13 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है। एक बैंकर को कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट रीड करना आना ही चाहिए। राइट, वरना क्रेडिट अप्रेजल कैसे होगा? तो कंपनी अकाउंट्स डिटेल में है इसमें। हाँ, यूनिट 14 कंपनी अकाउंट्स आए और यूनिट 15 कंपनी अकाउंट्स II। फिर लिक्विडिटी चेक करने के लिए यूनिट 16 कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो। और बैंक्स की खुद की अकाउंटिंग? वो यूनिट 17 फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज और यूनिट 18 को बैंकिंग सिस्टम्स एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में आती है। अब आता है मैथ्स का सेक्शन। मॉड्यूल सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना? मुझे लगता है लोग यहाँ थोड़ा घबराते हैं। थोड़ा टेक्निकल जरूर है। यूनिट 19 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू और यूनिट 20 रेशियो एनालिसिस से शुरू होता है, जो अप्रेजल के लिए मस्ट है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन और YTM वगैरह भी तो होते हैं ना बैंक में? बिल्कुल। यूनिट 21 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज और यूनिट 22 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ YTM। और फॉरेन एक्सचेंज की मैथ्स, वो तो बहुत ट्रिकी होती है। उसके लिए यूनिट 23 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फॉरेक्स, अरिथमेटिक है। फिर कैपिटल की बात होती है, यूनिट 24 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट और लीजिंग का भी हिस्सा है क्या इसमें? हाँ, यूनिट 25 कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, टर्म लोन्स और यूनिट 26 इक्विपमेंट लीजिंग, लीज फाइनेंसिंग। साथ ही यूनिट 27 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और यूनिट 28 डेरिवेटिव्स। बाप रे, काफी हैवी मैथ्स है। और फिर मॉड्यूल डी, टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। यहाँ पर तो रूल्स ही रूल्स होंगे। सही कहा। यूनिट 29 टैक्सेशन, इनकम टैक्स, TDS, डिफर्ड टैक्स और यूनिट 30 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाता है। कॉस्टिंग बैंक में कैसे अप्लाई होती है? उसके लिए यूनिट 31 एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूनिट 32 कॉस्टिंग मेथड्स और यूनिट 33 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिया गया है। ओह अच्छा, और आखिरी के 2 यूनिट्स कौन से हैं AFM के? यूनिट 34 मार्जिनल कॉस्टिंग और यूनिट 35 बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल हैं, जहां पेपर 3 खत्म होता है। देखिए, अगर AFM पेपर टफ लग रहा है तो यहाँ वो एग्रीगेट रूल सच में एक मैजिक वॉन्ड की तरह काम करेगा। वीक के रास छोड़कर स्ट्रॉन्ग में स्कोर कर लो। हमारा आखिरी पेपर सबसे स्कोरिंग है,
पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट यानी RBWM। आजकल तो हर बैंक का मेन फोकस ही रिटेल और वेल्थ मैनेजमेंट पे हो गया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। मॉड्यूल ए रिटेल बैंकिंग एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। यूनिट 1 रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन और यूनिट 2 रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशंस। रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में फर्क वगैरह भी समझाया गया है क्या इसमें? हाँ, यूनिट 3 एप्लीकेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग और यूनिट 4 ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी इसी बारे में है। अच्छा, उसके बाद तो सीधा प्रोडक्ट्स पर आते होंगे। मॉड्यूल बी रिटेल प्रोडक्ट्स इन रिकवरी, है ना? बिल्कुल। यूनिट 5 कस्टमर रिक्वायरमेंट समझने से लेके यूनिट 6 प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस और यूनिट 7 क्रेडिट स्कोरिंग तक सब है इसमें। कोर रिटेल प्रोडक्ट्स जैसे लोन्स और डिपॉजिट्स कहाँ आते हैं? वो यूनिट 8 इम्पॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स और यूनिट 9 इम्पॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स में कवर होते हैं। साथ में यूनिट 10 क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स और यूनिट 11 रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। इस मॉड्यूल में टेक का क्या एंगल दिया है? उसके लिए यूनिट 12 डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और यूनिट 13 रोल ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग ऐड किया गया है। और रिकवरी का पेन पॉइंट रिटेल लोन्स जब NPAs बन जाते हैं। हाँ, वो तो है। यूनिट 14 रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स, यूनिट 15 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और यूनिट 16 सिक्योरिटाइजेशन रिकवरी प्रोसेस को ही फोकस करते हैं। तो प्रोडक्ट बेचो और टेक से रिकवर करो, पर इनको मार्केट कैसे करें? ब्रांच वॉक-इन्स तो अब कम हो गए हैं ना। मॉड्यूल सी मार्केटिंग पर है, राइट? सही पकड़ा। मॉड्यूल सी सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स है। यूनिट 17 मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन और यूनिट 18 डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग इसका बेस बनाते हैं। और डिलीवरी मॉडल्स और CRM भी इसी का हिस्सा है। हाँ, यूनिट 19 डिलीवरी मॉडल्स और यूनिट 20 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग बहुत जरूरी यूनिट्स हैं रिटेंशन के लिए। कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स का क्या रोल है मार्केटिंग में? वो यूनिट 21 सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग और यूनिट 22 मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस में क्लियरली बताया गया है। और आखिर में जैसे कस्टमर की वेल्थ बढ़ती है, मॉड्यूल डी और ई आते हैं ना, वेल्थ मैनेजमेंट। बिल्कुल। मॉड्यूल डी में यूनिट 23 इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट और यूनिट 24 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आते हैं, जहां SIPs और MFs पर फोकस होता है। टैक्स प्लानिंग तो सबको चाहिए होती है वेल्थ मैनेजमेंट में, इसीलिए यूनिट 25 टैक्स प्लानिंग और यूनिट 26 अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स दिए गए हैं। ये पूरा फी इनकम का गेम है। और मॉड्यूल ई जो लगता है स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस पर फोकस्ड है, उसका क्या हिसाब है? ये एक एडिशनल रीडिंग मटेरियल है। यूनिट 27 लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर्स और यूनिट 28 हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग होम लोन्स का कोर्स सिखाते हैं। मॉर्गेज और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन तो काफी ट्रिकी होता है रियल एस्टेट में। हाँ, इसीलिए आखिरी 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 29 मॉर्गेज एडवाइस और यूनिट 30 वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। और इसके साथ पूरा JAIIB का सिलेबस यहाँ मैप हो जाता है। बाप रे, अगर मैं सफर को देखूं इकोनॉमी के बेस से लेकर एंड में वेल्थ मैनेजमेंट तक, ये सिलेबस सच में काफी एडवांस्ड हो गया है। देखिए, जाते जाते मैं इस विश्लेषण पर एक आखिरी पॉइंट रखना चाहूंगी। हमें सोचना चाहिए कि क्या ये टेक और एथिक्स ड्रिवन सिलेबस बैंकर्स को सिर्फ कल के लिए तैयार कर रहा है? अच्छा, आपका मतलब है इसका कोई लॉन्ग टर्म विजन है? या फिर ये 2030 की एक ऐसी फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी की प्रेपरेशन है जहां रूटीन ट्रांजैक्शनल काम तो सारे मशीन्स और AI कर लेंगे? ये तो सच में बहुत ही गहरा पॉइंट उठाया आपने। सोचने वाली बात यह है ना कि जब फ्यूचर में AI अकाउंट्स कैलकुलेट करेगा, तो क्या एक ह्यूमन बैंकर का ट्रू डिफरेंशिएशन सिर्फ उसका एथिक्स और उसकी वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी ही बचेगा? वाह, एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। मशीन सब कर लेगी, पर ट्रस्ट बिल्ड करना इंसान का ही काम रहेगा। इस ब्लूप्रिंट ने सच में एक क्लियर रोड मैप दिया है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहाँ एंड करते हैं। परेटो कोर्सेज के इस हाईली डिटेल्ड सेशन से जुड़े रहने के लिए आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। और देखिए, जाते जाते एक बार फिर याद रखें, ढेर सारी मोटी किताबें देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-20 प्रिंसिपल ही आपकी सफलता की असली चाबी है। सही बात है। इन 1000 पेजेस की किताबों का बोझ पीछे छोड़ें और उस 20% क्रूशियल सिलेबस पर हमारे साथ फोकस करें, जो सीधा 80% मार्क्स लाएगा। हम 100% गारंटी के साथ आपको सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करवाएंगे। टाइम बचाकर स्मार्ट प्रिपरेशन करें। एग्जैक्टली।
देर ना करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और फर्दर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट चेक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और एक्साइटिंग डीप डाइव के साथ।